नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात राजनीति के खतरनाक फॉर्मूले की करेंगे। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की राजनीतिक शैलियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मोदी इंडिया गठबंधन की राजनीति को खतरनाक बता रहे हैं, तो विपक्ष बीजेपी के तरीकों को लोकतंत्र विरोधी कह रहा है। पहली खबर में इसी मुद्दे पर बात होगी। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि नेताओं का प्रचार अभियान कैसा चल रहा है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इन सीटों पर कैसे साधे जा रहे हैं चुनावी समीकरण, ये बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। अपने विरोधियों की राजनीति करने के तौर तरीकों पर सियासी दल अक्सर सवाल खड़े करते रहे हैं। विचारधारा और कार्यक्रमों के आधार पर एक दूसरे की खूब आलोचना भी होती है, लेकिन जब राजनीतिक दलों पर देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी राजनीति करने के आरोप लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन का देश विरोधी राजनीति का खतरनाक फॉर्मूला है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार डरा धमकाकर चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने की लोकतंत्र विरोधी कोशिशें कर रही है। झारखंड के दुमका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर कई संगीन इल्जाम लगाए। सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, अलगाववाद, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन का देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फार्मूला है। गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल घोर सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये अलगाववादियों को संरक्षण देते हैं, आतंकवादियों का बचाव करते हैं और जो इसका विरोध करता है उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा देते हैं। पीएम ने कहा कि इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण वोट जिहाद करने वालों को नहीं देने देगा। गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा।
और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। आदिवासियों के खिलाफ इनके हथियार है नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण। आप याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, नक्सलवाद फलता फूलता रहा। हमारे होनहार बच्चे, इनका जीवन बर्बाद होता रहा। उन बच्चों की माताएं आंसू बहाती रही, बेटा चला गया। नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कौन जला? अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब झारखंड में घुसपैठियों का बड़ा संकट हो गया है। इसके चलते कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो विपक्षी दलों की सांप्रदायिक, दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी राजनीति का नकाब उतार देते हैं तो ये लोग मोदी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग जितना चाहे कीचड़ उछालें, लेकिन मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है। अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। एक तरफ पीएम मोदी इंडिया गठबंधन की राजनीति का खतरनाक फार्मूला बता रहे हैं,
दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी की राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि धमकी देकर डराकर पार्टियों को तोड़ने और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम बीजेपी और केंद्र सरकार कर रही है। पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। धन बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। खुलेआम सबके सामने लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं देश के। पंजाब के लुधियाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी है कि 4 जून के बाद पंजाब सरकार को खत्म कर दिया जाएगा और भगवंत मान को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 75 सालों में पहली बार किसी गृह मंत्री ने ऐसा गुंडागर्दी वाला बयान दिया होगा। उधर हिमाचल के ऊना पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ऐसे ही आरोप बीजेपी पर लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी ने धन बल के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिशें की। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है। पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे? ईडी भेजेंगे? सीबीआई भेजेंगे? क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे ही पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अमित शाह जी आपको वो कह रहे हैं कि 400 पार में नया संकेत दे रहे हैं। देखिए उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं। अब फिर से बोल रहे हैं। अब उनका मन बदलते रहता है। वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से। जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। धन बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। खुलेआम सबके सामने लोकतंत्र के साथ अपराध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मैं क्या कहूँ, इनकी बातों पे क्या टिप्पणी करूँ मैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के राजनीतिक तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है। 4 जून को नतीजों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश की जनता ने किसकी राजनीति को देश हित में समझा और किसकी देश विरोधी। इलेक्शन डेस्क, एनबी न्यूज। 24 का रण में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो दिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। चलिए अब आपको सीधे नेताओं के प्रचार मैदान लिए चलते हैं, जहां मतदान के अंतिम चरण के लिए चारों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। यूपी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और झारखंड में कल्पना सोरेन ने चुनावी रैलियों की झलकियां देखिए इस रिपोर्ट। सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार के मैदान में तपिश बढ़ी हुई है। यूपी, बिहार, हिमाचल, पंजाब, बंगाल, ओडिशा सभी राज्यों में जोर शोर से रैलियां हो रही हैं। चलिए आपको नेताओं की चुनावी सभाओं में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे प्रचार के दौरान विरोधियों पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के देवरिया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां अखिलेश ने रोटी, कपड़ा और मकान से बड़ा संविधान को बताया। राहुल ने कहा पीएम मोदी को परमात्मा ने किसानों, मजदूरों की मदद के लिए नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है। लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इसलिए मदद करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सदर प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया बंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते रहे मन की बात, अब होगी संविधान की बात। भाई और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे
परमात्मा ने भेजा है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं। उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो टीएमसी कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती उसे सजा होनी चाहिए। साथियों, यहाँ संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहाँ पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए किराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए प्रचार करने बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लालू यादव बिहार को आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या पहचान का संकट खड़ा कर गया। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने फिर यहां पर? क्या स्थिति पकड़ा दी थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे, सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की यात्रा में भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के रोहड्डू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ दुर्भाग्य से पिछले साल त्रासदी आई, मैं ही 3 बार आया। वो लोग जो बोलते थे यहाँ मेरा घर है, यहाँ की मैं रहने वाली हूँ, इलेक्शन में वोट मांग के चले गए, न भाई आया न बहन आई। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ।
वैसे बोलते हैं मेरा वहां मशोबरा के पास घर है, फलानी जगह घर है, मैं तो यही की हूं, मैं तो बेटी हूं, जहां जाओ कहीं की बेटी बन जाओ, कहीं की कुछ बन जाओ। जब वक्त आया तो कोई नहीं आया, मैं 4 बार आया, और जब आया तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आया। जब आया 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ दिया, और कुल मिलाकर के त्रासदी में 3200 करोड़ रुपए दिए। 3200 करोड़, 1782 करोड़ रुपए दिए पहले बार, और उसके बाद हम लोगों ने 11,000 घर के लिए अलग से पैसे दिए, और ग्रामीण सड़क बनाने के लिए अलग से पैसे दिए 2,500 करोड़। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी मैं ननखड़ी गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता नहीं चला। मैंने कहा ये रामपुर का हाल है, ये ननखड़ी का हाल है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का हाल है, क्या बना दिया है, क्या प्रदेश का हाल बना दिया है। बंदर बाट की बंदर बाट, ये भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। एक एक का पैसे का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा। जेएमएम ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को अपना स्टार प्रचारक बनाया। कल्पना ने झारखंड में प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। पाकुड़ में रैली को संबोधित करने के बाद कल्पना मीडिया से मुखातिब हुई। कल्पना ने कहा कि चुनाव के दौरान धर्म की नहीं, मुद्दों की बात होनी चाहिए। जी, हम लोग कहीं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम अपने स्थानीय लोग, हमारे मूलवासी जितने भी हैं यहाँ पर में, हम उनको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। हम किसी बाहरी को, यहाँ पे बाहरी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में, जैसे मैं आपको बार बार बोले जा रही हूँ, हमारा ये हिंदुस्तान सबके लिए है, और यहाँ पे धर्म की, जात पात की, इसकी बात से बढ़ करके हमको चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उस पर बात जरूर करनी चाहिए। अभी तो देखिए उस पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ अभी। थैंक यू सो मच। I just want to say this because first, whatever the persons have joined into the BJP party with so many of ghotalas, with a number of lists and so many of dignified persons are there. जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी. I think first they should clear their image. And whatever the scene is there, every investigation persons and what they are doing their job. Demographic shift happening in Santhal Pargana, tribal population declining. I don't think it's not like that, because that is the reason just we want to apply what the situation here in Jharkhand, we want to calculate the populations also and whatever the census. So just we want to do that. It's been a very long years, and the new government which is going to come on the 4th June, I think we are waiting for that, and the new decisions which should be taken by the new government, I think we should wait and we should have that proposal, and whatever the scene for the betterment for the Jharkhand also, we will also portray that. 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के लिए 30 मई को प्रचार का शोर थम जाएगा। तब तक जनता को अपने पाले में करने के लिए सियासी दलों की कवायद ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल हर जगह चुनाव का शोर ही सुनाई दे रहा है। 1 जून तक ये चुनावी शोर यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।